रात के ठीक 2 बजे हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 खचाखच भरा हुआ है। सूटकेस के पहियों की आवाज, लाउंज में कॉफी की महक और बोर्डिंग गेट पर बजने वाली अनाउंसमेंट। ये नज़ारा रोज का है, लेकिन इन कतारों में खड़े लोगों के पासपोर्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखाई देगा। एक तरफ देश में हर दिन खबरें छपती हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। विदेशी निवेश भारत आ रहा है, नए नए हाईवे बन रहे हैं, नई ट्रेनें चल रही हैं, शेयर बाजार रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये भारत का सुनहरा दशक है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब भारत अपनी कामयाबी के सबसे सुनहरे दौर में होने का दावा कर रहा है, तब देश का सबसे अमीर और सबसे पढ़ा लिखा, सबसे साधन संपन्न वर्ग चुपचाप अपने बैग पैक कर रहा है। वो लोग जिनके पास इस देश में सब कुछ है, पैसा, रुतबा, संपत्तियां, वो एक वन वे टिकट क्यों खरीद रहे हैं? दुबई के लिए, सिंगापुर के लिए, लंदन और न्यूयॉर्क के लिए। हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट ने कुछ समय पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा जिसने अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा दी। सिर्फ 1 साल के भीतर हजारों की संख्या में भारतीय करोड़पतियों ने हमेशा के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये कोई मजदूर नहीं है जो रोजमर्रा की तलाश में खाड़ी देशों की तरफ जा रहे हों। ये वो लोग हैं जो रोजगार देते हैं, जो फैक्ट्रियां चलाते हैं, स्टार्टअप्स बनाते हैं और देश का सबसे बड़ा टैक्स चुकाते हैं। अगर देश में सब कुछ इतना ही बेहतरीन हो रहा है तो फिर कामयाबी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे लोग इस देश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ टैक्स बचाने का खेल है या फिर इसके पीछे एक ऐसा डर है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता? इस पलायन को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। 70 और 80 के दशक में भी भारतीय विदेशों का रुख करते थे। उस दौर को ब्रेन ड्रेन कहा जाता था। तब भारत में नौकरियां नहीं थी, अच्छी शिक्षा के लिए संसाधन नहीं थे। IIT और IIM से निकले युवा सीधे अमेरिका का टिकट कटाते थे क्योंकि वहां उनके हुनर की कद्र थी। वो सिलिकॉन वैली गए, नासा गए, वॉल स्ट्रीट गए। वो मजबूरी का पलायन था, एक संघर्षरत देश से अवसरों की जमीन की तरफ उठाया गया कदम। 90 के दशक में उदारीकरण आया, भारत की अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी कंपनियां यहां आईं और एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ। 2000 के दशक तक आते आते एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसे रिवर्स ब्रेन ड्रेन कहा गया। अमेरिका और यूरोप में बसे कई भारतीय वापस लौटने लगे। उन्हें लगने लगा था कि अब असली ग्रोथ भारत में है। बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव और हैदराबाद जैसे शहर नए सपनों का केंद्र बन गए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो ना तो 80 के दशक वाला ब्रेन ड्रेन है और ना ही 2000 के दशक वाला रिवर्स ब्रेन ड्रेन। आज का सच बिल्कुल अलग है। आज जो लोग जा रहे हैं वो कोई नौकरी ढूंढने वाले युवा नहीं हैं, वो स्थापित उद्योगपति हैं, सफल डॉक्टर हैं, बड़े वकील हैं और उन स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं जिन्हें हम भारत का भविष्य कहते हैं। इस नए पलायन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शोर मचाकर नहीं हो रहा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। बस चुपचाप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन किया जाता है, ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपर्ट से मीटिंग होती है, किसी दूसरे देश में एक भारी भरकम निवेश किया जाता है और एक दिन लाल रंग का भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कहा जाता है, यानी पैसा देकर किसी दूसरे देश की नागरिकता या रेजिडेंसी खरीदना। और इस बाजार में आज भारतीयों की मांग सबसे ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? आइए आंकड़ों की परतें हटाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक 1 साल में $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए बिना किसी खास सरकारी मंजूरी के देश के बाहर भेज सकता है। RBI का डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में इस स्कीम के तहत देश से बाहर जाने वाले पैसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, विदेश यात्राओं और वहां संपत्तियां खरीदने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए भारत से बाहर भेज रहे हैं। ये पैसा महज घूमने फिरने पर खर्च नहीं हो रहा, ये एक सुरक्षित भविष्य का इंतजाम है। दुबई आज भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रोग्राम जैसे खास तौर पर भारतीयों के लिए ही डिजाइन किया गया है।
दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में आज सबसे बड़े खरीदार भारतीय हैं। वहां पाम जुमेरा जैसे आलीशान इलाकों में भारतीय उद्योगपतियों की लाइन लगी है। इसके पीछे की वजह बहुत साफ है। दुबई में पर्सनल टैक्स लगभग 0 है। आप जितना कमाते हैं वो पूरा आपका है। लेकिन क्या बात सिर्फ टैक्स की है? अगर ऐसा होता तो लोग आज से 20 साल पहले भी दुबई जा सकते थे। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब आप इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स से बात करेंगे तो वो टैक्स से ज्यादा टैक्स टेररिज्म और कंप्लायंस के बोझ का जिक्र करते हैं। भारत में एक व्यवसाय चलाने के लिए आज भी हजारों तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। छोटी सी कागजी गलती पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का प्रावधान है। व्यापार करने वाले को हमेशा एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार का जश्न मनाते हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में एक व्यापारी को हर दिन दर्जनों सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उसे लगता है कि वो अपना सारा समय व्यापार बढ़ाने के बजाय इंस्पेक्टर राज से निपटने में बर्बाद कर रहा है। सिंगापुर का उदाहरण लीजिए। वहां टैक्स बहुत कम नहीं है, लेकिन वहां ईज ऑफ लिविंग है। नियम पारदर्शी हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के बजाय आपके लिए रेड कारपेट बिछाती है। दूसरी तरफ हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पिछले कुछ सालों में भारत के कई बड़े और सफल स्टार्टअप्स ने अपनी होल्डिंग कंपनी भारत से निकालकर सिंगापुर या अमेरिका में रजिस्टर कर ली। इसे फ्लिपिंग कहा जाता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत के टैक्स कानूनों पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि नियम कभी भी बदल सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जिस पर अमूमन अर्थशास्त्रियों का ध्यान नहीं जाता, और वो कारण है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक आदमी जो साल का 10 करोड़ रुपए कमाता है वो भारत में एक शानदार मर्सिडीज तो खरीद सकता है, लेकिन वो उस मर्सिडीज को चलाने के लिए गड्ढा मुक्त सड़क नहीं खरीद सकता। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में जिंदगी हर दिन एक संघर्ष है। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है कि लोग अपने बच्चों के फेफड़ों को लेकर डरे हुए हैं। ट्रैफिक ऐसा है कि आपके दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ सड़क पर बर्बाद हो जाते हैं। कितना भी पैसा कमा लिया जाए, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी और भीड़ से भरी हैं। ऐसे में जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो सोचता है कि क्यों ना वो एक ऐसी जगह चला जाए जहां उसके टैक्स के पैसे के बदले उसे एक सुरक्षित, साफ और विश्व स्तरीय जिंदगी मिले। इस पूरे घटनाक्रम के मायने क्या हैं? क्या चंद हजार अमीरों के चले जाने से 125 करोड़ के देश को कोई फर्क पड़ता है? सतही तौर पर देखने में लग सकता है कि कुछ 100 या कुछ हजार लोगों के जाने से भारत की विशाल अर्थव्यवस्था को कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब एक करोड़पति देश छोड़ता है तो वो अकेला नहीं जाता। वो अपने साथ अपना कैपिटल लेकर जाता है। वो अपने साथ निवेश लेकर जाता है जिससे यहाँ नई फैक्ट्रियां लग सकती थी। वो अपने साथ अपना विजन और अनुभव लेकर चला जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने साथ हजारों संभावित नौकरियां लेकर जाता है। जब कोई बड़ा उद्यमी दुबई शिफ्ट होता है तो उसका अगला विस्तार भारत के बजाय मिडिल ईस्ट या यूरोप में होता है। उसके जो ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स हैं उनका फायदा भारत को नहीं मिलता। एक तरह से हम अपनी आर्थिक सेना के जनरलों को सीमा पार जाने दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि पीछे पैदल सैनिकों की कोई कमी नहीं है। इस पलायन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। जब युवा पीढ़ी देखती है कि उनके रोल मॉडल, उनके सबसे सफल बिजनेसमैन अपना भविष्य भारत के बाहर सुरक्षित कर रहे हैं तो उनका भी अपने ही सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना अपनी जगह है, लेकिन जब बात अपने परिवार के भविष्य और पूंजी की सुरक्षा की आती है तो अर्थशास्त्र भावनाओं पर भारी पड़ जाता है। सरकार इस बात से अनजान नहीं है। हाल ही में कुछ नियमों में बदलाव की कोशिश की गई है स्टार्टअप्स को वापस लाने के लिए, जिसे रिवर्स फ्लिपिंग कहा जा रहा है। गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहां नियम आसान किए जा रहे हैं, टैक्स में छूट दी जा रही है। ये कदम अच्छे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? एक तरफ आप विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं तो और दूसरी तरफ आपका अपना घरेलू निवेशक, आपका अपना नागरिक एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल के लिए दर दर भटक रहा है। एक और पहलू जिसे नजरअंदाज किया जाता है वो है पासपोर्ट की ताकत। दुनिया भर के अमीर लोग आज ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं। वो बिना वीजा की लंबी लाइन में लगे व्यापार और छुट्टियों के लिए सफर करना चाहते हैं। भारतीय पासपोर्ट इस मामले में आज भी बहुत पीछे है। दुनिया के कई बड़े देशों में जाने के लिए
आज भी भारतीयों को एक जटिल वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कैरिबियाई देशों या माल्टा का एक छोटा सा पासपोर्ट खरीदकर ये वीजा की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये सारी स्थितियां एक ऐसे माहौल का निर्माण कर रही हैं जहां भारत टैलेंट और कैपिटल पैदा तो कर रहा है, लेकिन उसे रिटेन नहीं कर पा रहा, उसे रोक नहीं पा रहा। आज हम बहुत ही अजीब चौराहे पर खड़े हैं। हमारी जीडीपी के आंकड़े शानदार दिखते हैं, लेकिन उस जीडीपी को बनाने वाले लोग एक सुरक्षित निकास दरवाजा खोज रहे हैं। जब देश का गरीब पलायन करता है तो वो सड़कों पर पैदल चलता हुआ दिखाई देता है। उसकी तस्वीरें छपती हैं, बहस होती है, नीतियां बनती हैं। लेकिन जब देश का अमीर पलायन करता है तो वो फर्स्ट क्लास लाउंज से होकर गुजरता है। उसकी कोई तस्वीर नहीं छपती, कोई हंगामा नहीं होता, वो बस चुपचाप सिस्टम से बाहर हो जाता है। अगर वो वर्ग जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, जो महंगे से महंगा वकील कर सकता है, जो बेहतरीन अस्पतालों में इलाज करा सकता है, अगर वो वर्ग भी इस देश के सिस्टम, इस देश की हवा और इस देश के भविष्य पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो लोग भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो आम लोग इसी हवा में सांस लेने, इसी ट्रैफिक में फंसने और इसी सिस्टम से रोज जूझने पर मजबूर हैं, क्या उनका इस व्यवस्था पर भरोसा बचा है, या वो भी बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके पास भी इस देश से बाहर जाने का टिकट खरीदने के लायक पैसे होंगे।